नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी पर जीवन कैसे आया, प्रथम आधुनिक मानव कैसे उत्पन्न हुआ। आज का ये टॉपिक मैंने लिया है वैज्ञानिक भारत पुस्तक, जिसके लेखक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बाई सुंदरराजन। इस पुस्तक में कलाम जी के द्वारा बहुत ही सुंदर ढंग से पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी पर जीवन कैसे आया और कैसे प्रथम आधुनिक मानव उत्पन्न हुआ, इसके बारे में बताया है। आप अगर इसके बारे में और विस्तृत से जानना चाहते हो तो उनके द्वारा लिखित पुस्तक वैज्ञानिक भारत का आप अध्ययन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छी और ज्ञानवर्धक पुस्तक है, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी और आपके बहुत से सवालों का जवाब ये पुस्तक आपके लिए देगी। आप इसको विस्तृत पढ़ने के लिए इनकी किताब को पढ़ सकते हैं। आज मैं आपको इन्हीं के द्वारा बताए गए बातों को आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। डॉक्टर कलाम के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति वर्तमान स्वीकृत सिद्धांत यह अनुमान करते हैं कि सौर मंडल का आरंभ गैस और धूल के पदार्थ के घूमते हुए बादल से हुआ। यह अनुमान किया गया कि इस घूमते हुए बादल का शुरुआती द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब शुरुआती जो मास था, मॉस बोलते हैं, आज के सौर मंडल के संपूर्ण द्रव्यमान के 10 से 20% था। वर्तमान सिद्धांत यह भी अनुमान लगाते हैं कि सूर्य का बादल करीब 5 अरब वर्ष पहले ही बन चुका था। जो बादल है वो 5 अरब वर्ष पहले बन चुका था। तकरीबन 40 करोड़ वर्ष पहले यह बादल अपने स्वयं के ही गुरुत्वाकर्षण बल से संकुचित हुआ और उस भारी केंद्र ने बाहरी क्षेत्र से धूल के पदार्थ को भीतर की तरफ आकर्षित किया। इनके अनुसार ये बताते हैं इस किताब में कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण 40 करोड़ वर्ष पहले बादल ने अपने स्वयं का गुरुत्वाकर्षण बल था उससे संकुचित हुआ और उसी से जो एक बाहरी केंद्र बना। अणु, जिससे ये गुरुत्वाकर्षण बल से क्या हुआ, अणु है वो आपस में एक दूसरे के नजदीक आए और घनत्व संकुचन की प्रक्रिया बढ़ गई। अब अणु आपस में एक दूसरे के नजदीक आने से अणुओं का क्या बढ़ गया, घनत्व बढ़ गया। परिणामतः सूर्य के मध्य के ने उभार ने प्रकट होना आरंभ कर दिया और उससे क्या हुआ, घनत्व बढ़ने से सूर्य का उभार प्रकट हुआ। कुछ समय के उपरांत सूर्य के चारों तरफ बाहरी क्षेत्र के तत्व अधिक ठोस धूल कणों के रूप में परिवर्तित हो गए और फिर ये मिलकर और अधिक पदार्थ में समाहित हो गए। इस प्रकार ग्रहों की रचना और उत्पत्ति हुई। सूर्य से पृथ्वी की उत्पत्ति करीब 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुई, बताते हैं। ऐसा बताते हैं कि सूर्य से अभी जो मानते हैं कि 4.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ये पृथ्वी आज हम जैसी देख रहे हैं वैसी नहीं थी। इससे उत्पन्न पदार्थ अभी भी बहुत गर्म था और इसकी संरचना इन्हें कई बड़े बड़े आंतरिक सामंजस्य से गुजरना पड़ा होगा। जो पृथ्वी आज हम देख रहे हैं इसको कई दौरों से गुजरना पड़ा। पृथ्वी पर भूमि का द्रव्यमान सैकड़ों करोड़ों वर्षों तक चारों तरफ तैरता था और ये बहुत ही गर्म और पिघली हुई स्थिति में था। यानी शुरुआत में सैकड़ों यानी करोड़ों वर्षों तक चारों तरफ जो है ये लिक्विड है वो तैरता हुआ रहा और द्रव्यमान के गुरुत्वाकर्षण बल और उसके घूर्णन परिक्रमा गति के उपकेंद्रीय बल उत्पन्न हुआ, जिससे आपस में एक दूसरे से समन्वय स्थापित हुआ। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल हुआ, उपकेंद्रीय बल हुआ, इनसे आपस में क्या हुआ, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन हुआ और इस कोऑर्डिनेशन से पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक प्रचंड समन्वय हुआ, यानी कोऑर्डिनेशन हुआ। और इस पुनर्समन्वय से बहुत से बहुमूल्य प्राकृतिक पदार्थ जैसे कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस और खनिजों को उत्पन्न किया, जिनका इस्तेमाल हम आजकल करते हैं। हम देखते हैं कि अंदर खुदाई करने पर कोयला भी निकलता है, तेल भी निकलती है, प्राकृतिक नेचुरल गैस भी निकलती है, बहुत से खनिज निकलते हैं। ये कैसे बने, ये सारे जब उस समय इनके अंदर घूर्णन, गुरुत्वाकर्षण और उपकेंद्रीय बल का घूर्णन चल रहा था, उससे ये सारे के सारे उत्पन्न होकर के इसके गर्भ में समा गए। करीब 1 वर्ष की आंतरिक हलचल के बाद, यानी 4.5 अरब वर्ष पहले की बात थी, और 1 अरब वर्ष तक ऐसा चला और 3.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर प्रथम जीवन ने आकार लिया। यानी अभी जो पृथ्वी है उसको बनने में जो प्रारंभिक थी उसमें 1 अरब वर्ष का समय लिया और 1 अरब वर्ष के बाद में पृथ्वी पर प्रथम जो जीव है, एक कोशिकीय जीवाणु जैसे जीव की उत्पत्ति हुई। प्रथम जीव नीले शैवाली थे, ब्लू ग्रीन एल्गी जिन्हें बोलते हैं।
जिन्होंने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रारंभ की थी और सबसे पहला जीव माना जाता है नील शैवाल को या ब्लू ग्रीन एल्गी को, और जिसमें क्या है प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया हुई, जिसने सूर्य की किरणों का उपयोग जीवन के अनुकूल रसायन एवं पोषकता उत्पन्न करने के लिए किया गया और इसने पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न की। अब देखिए इसमें क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई ब्लू ग्रीन एल्गी में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से सूर्य की ऊर्जा का उपयोग किया, किरणों का उपयोग किया और उससे वायुमंडल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप वायुमंडल के अंदर क्या हुआ, ऑक्सीजन उत्पन्न हुई। इस प्रकार जीवन की प्रचुरता। अब क्या हुआ, जीव भी आ गया और ऑक्सीजन भी आ गई। फिर भी जटिल जीव करोड़ों वर्ष पहले उत्पन्न हुए। प्रथम मानव होमोसेपियंस 10 लाख वर्ष पुराना भी नहीं है, यह करीब 2 लाख वर्ष पूर्व का ही होगा। ऐसा मानते हैं कि जो प्रथम मानव बना था होमोसेपियंस जिसे बोलते हैं, वो लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व ही उसकी उत्पत्ति हुई है। तो देखिए 4.5 अरब वर्ष पहले, फिर 1 अरब वर्ष लगता है उनको जमीन को बनने में, फिर 3.5 अरब वर्ष जो है वर्तमान स्थिति, यानी उस समय जब पहला होमोसेपियंस आया उसमें लग गए, और ये घटना ज्यादा नहीं 2 लाख वर्ष पुरानी है। आदिकालीन सूप। जब पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से हुई तब इसमें जीवमंडल नहीं था। वैसे मानते हैं कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो सूर्य से हुई, कि सूर्य आग का गोला था, उससे छिटक गया एक पिंड और उस पिंड के छूटने से पृथ्वी बनी, और उसमें वहां पर जीव नहीं था। जीवमंडल की शुरुआत करीब 450 वर्ष अरब वर्ष पहले इसके ठंडे होने से हुई, जैसा कि भूवैज्ञानिक इसे प्री कैम्बियन काल या चट्टान निर्माण काल से पूर्व बताते हैं, और तभी महाद्वीपों का निर्माण हुआ था, यानी 450 अरब वर्ष पहले। इसी काल के दौरान वायुमंडल का निर्माण हुआ, परंतु आजकल वायुमंडल की भांति नहीं था। उस समय वायुमंडल में हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और मीथेन का एक पतला सा आवरण था। इसमें मुक्त ऑक्सीजन नहीं थी, यानी प्रथम जीव नहीं आया ब्लू ग्रीन एल्गी, उससे पहले ऑक्सीजन नहीं थी, जो जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसे संस्कृत में ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, प्राणवायु कहा गया है, जिसके बिना जीवन नहीं हो सकता। काफी समय के बाद यानी कई लाखों वर्ष तक जल वाष्प संघनन होकर बहुत गर्म जल का समुद्र बन गया। तो क्या हुआ कि पृथ्वी बहुत पूरा गर्म लावा था और वाष्प बना, वाष्प बनकर के जल के समुद्र बने। इतना ही काफी नहीं, पृथ्वी की आंतरिक गर्म परतों से फूटे ज्वालामुखी ने बहुत अधिक मात्रा में लावा और राख पृथ्वी की सतह पर इस गर्म समुद्र के साथ ही उगल डाला, यहाँ तक कि बाह्य अंतरिक्ष भी पृथ्वी के प्रति उदार नहीं था। चूंकि वायुमंडल काफी विरल था, इसलिए परावैंगनी किरणें नए निर्मित ग्रहों पर बहुत तेजी से पड़ती थी। यह अति अविश्वसनीय है कि यह प्रतिकूल वातावरण जीवन के मूल का घर बना, परंतु यह हमें दिखाता है कि प्रकृति की प्रक्रिया कितनी विलक्षण और बिना अनुमान वाली हो सकती है। ठीक इसी तरह की परिस्थिति जिसमें कठोर परावैंगनी किरणें, विरल वायुमंडल में गैसों की क्रिया करती बिजली, किसी विद्युतीय आवेश और आदिकालीन पृथ्वी को ढके हुए जलवाष्प ने एक प्रक्रिया के द्वारा, जिसे अब रासायनिक संश्लेषण कहते हैं, जटिल अणु क्या बनाए, जटिल अणु, जिसे चीनी, लिपिड यानी प्राकृतिक तत्वों का ऐसा कोई भी समूह जो जल में घुलनशील में हो और नाभिकीय एसिड और एमिनो एसिड उत्पन्न हुए। ये सब किससे हुए, रासायनिक संश्लेषण के द्वारा। इन जटिल अणु कौन से, नाभिकीय एसिड, एमिनो एसिड से आपस में एक दूसरे से परस्पर क्रिया करनी भी शुरू कर दी और नए जटिल अणुओं की रचना की। इनकी सांद्रता एक ऐसे स्तर पर पहुंच गई जिसे वैज्ञानिक अब आदिकालीन सूप कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, जटिल अणुओं का निर्माण हुआ। इन जटिल अणुओं के आपस में क्रिया हुई और उनमें आपस में क्रिया करने से आदिकालीन सूप का निर्माण हुआ, जिसे डार्विन के बुनियादी भाव के अनुसार गर्म लघु तालवी इसको कहते हैं। ये आदिकालीन सूप बनने की घटना जीवन के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना साबित हुई। सिंथेसिस और क्रॉस लिंकेजेस प्रतिक्रियाएं न्यूक्लियोटाइड के निर्माण की तरफ ले जाती हैं। इस तरह के बहुत से न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ करके न्यूक्लिक एसिड बने। अब आपस में बहुत से न्यूक्लियोटाइड बने और ये न्यूक्लियोटाइड जुड़ करके क्या बने, न्यूक्लिक एसिड का तत्व बने। ऐसे बने बहुत से तत्वों में से एक तत्व जिसे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड या डीएनए कहते हैं, एक महत्वपूर्ण अंतर बनाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि डीएनए स्वतः ही दोबारा बन सकता है, जैसा कि अब ये करता है। डीएनए क्या बन,
डीएनए बना, और डीएनए की खास बात क्या होती है कि ये अपने आप ही स्वतः ही बन जाता है। यह आदिकालीन सूप होने के लिए नए रासायनिक संश्लेषण का इंतजार नहीं करता है, बल्कि स्वयं ही अपनी प्रतिलिपि बार बार बनाता रहता है। कौन? डीएनए। प्रत्येक नया डीएनए तत्व स्वतः ही बनने में सक्षम होता है। केवल इतना ही नहीं, डीएनए एमिनो एसिड के निर्माण के लिए रूपरेखा कर भांति भी कार्य करता है, जो कि प्रोटीन का सरलतम रूप है। पूर्वकालीन जीवन या सूक्ष्म जीवों को धरती पर प्रकट होने के लिए प्रतिकूल वातावरण में इनका मंच तैयार किया गया था। चरणों की एक श्रृंखला कोशिकाओं के निर्माण की ओर चली, जो कि जीवन के निर्माण खंडों का आधार बनी। ये डीएनए बने, न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बने, और डीएनए से फिर आगे कोशिकाओं के निर्माण की जो है एक प्रक्रिया चली। यदि डीएनए, अब बात आती है कि भाई डीएनए अपने आप ही अपनी प्रतिकृति बना लेता है, ऐसे ही बनता रहता है। यदि डीएनए परिपूर्ण प्रतिलिपि बना लेता तब पृथ्वी मानक डीएनए एमिनो एसिड तत्व से भर गई। अगर डीएनए अपने आप ही डीएनए बना रहा है, नए डीएनए बन रहे हैं, तो आज पृथ्वी पर पूरे पे क्या होते हैं? डीएनए और एमिनो एसिड ही होते। इसमें कोई परिवर्तन भी नहीं होता। यह समानता आगे के विकास को स्पष्टता असंभव बना देते, परंतु इस प्रतिलिपि प्रक्रिया में प्रतिलिपि डीएनए की कुछ त्रुटियां भी प्रस्तुत हुई। यानी डीएनए अपने आप से ही एक नया जो डीएनए बना रहा है, उसमें भी कुछ क्या हुई? त्रुटियां हुई। त्रुटियों बदले में स्वयं ही प्रतिलिपि बनाती हैं और पूर्ण रूप में नए डीएनए की लड़ी प्रस्तुत करते हैं, जो कि पूरी तरह से अलग तरह का प्रोटीन बनाती है। परिणामतः प्रोटीन की कई विभिन्नताएं और स्वाभाविक चयनित विकास की प्रक्रिया संभव हुई। यानी डीएनए अपने आप से ही जो नया डीएनए बना रहा है, उसके अंदर भी कुछ जो चेंजेस थे, उन चेंजों से ही, उन परिवर्तनों से ही जो है आगे की प्रक्रिया चली थी। सर्वोत्तमी, अब क्या हुआ कि डीएनए तो अपनी प्रतिलिपि बना करके बहुत से डीएनए का निर्माण करते, परंतु वो सारे डीएनए जीवित नहीं रह सकते। जैसे एक जीव के मक्खी है, बहुत सारे अंडे देती है, बहुत सारे जीव पैदा करती है, पर सारी मक्खी जीवित नहीं रह सकती। किसी जीव की संतान की सारे जीव जीवित नहीं रहते। इसी तरह है डीएनए की सारी प्रतिकृति जीवित नहीं रहती, उनमें जो सर्वोत्तम होता वही बचता। यदि कोई भिन्नता नहीं होगी, तब चयन का कोई असर भी नहीं होगा। बिना विकल्प के बेहतर ही बहुत थोड़ी ही आशा है। समानता से अवरोध प्रबल होगा और विकास असंभव होगा। तो डीएनए की जितनी भी प्रतिकृति बनती, वो सब समान नहीं होती थी। उनमें कुछ अंतर होता था। उनमें जो योग्य होती थी, परिवर्तनशील होती, वो जीवित रहती थी, बाकी की मर जाती। आज भी प्रकृति के वर्ण चयन के सिद्धांत के अनुसार ये सिद्धांत काम करता है। चयन और विभिन्नता की इस प्रक्रिया, चयन कौन सा? कि भाई अच्छा डीएनए, योग्य डीएनए, वो चयन हुआ। प्रक्रिया द्वारा कोशिकाएं धरती पर करीब 120 करोड़ वर्ष पूर्व उत्पन्न हुई। ऐसा मानते हैं कि जो कोशिकाएं हैं वो 120 करोड़ पूर्व उत्पन्न हुई। इसी काल में प्रथम एक कोशिकीय जीव, जिसे प्रोकैरियोटिक या वर्तमान में बैक्टीरिया के पूर्वज के नाम से जाना जाता है, अस्तित्व में आया। प्रोकैरियोटिक यानी प्राथमिक प्रथम जीव 120 करोड़ वर्ष पूर्व आया। यही समय का वह हिस्सा था जब वायुमंडलीय ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी थी। इसने पृथ्वी पर जीवन को रहने लायक बनाया था। भूवैज्ञानिक इस काल को पूर्व कैम्ब्रियन काल यानी 450 से 570 मिलियन वर्ष का पूर्व काल है, उसे पूर्व कैम्ब्रियन काल कहते हैं। इस काल के बाद के उत्पन्न जीव यूकेरियोट्स के नाम से जाने जाते हैं, और इससे पहले के हैं वो प्रोकैरियोटिक के नाम से जाने जाते हैं। इनमें सेक्युलर न्यूक्लियस और न्यूक्लियर झिल्ली भी होती है। साधारण पौधे वे बिना मेरुदंड वाले जीव, जैसे शैवाल, बैक्टीरिया, जेलीफिश, चाबुक की तरह के जीव, अमीबा, कृमि और समुद्र स्पंजी ने उत्पन्न होना आरंभ कर दिया। इन जीवों का अस्तित्व अभी भी, हालांकि इनमें से कुछ उन्नत जीवों के विकसित हो चुके थे, अब धीरे धीरे जीवों का विकास होने लगा। पैलियोजिक काल या पैलियोजोइक काल, भूवैज्ञानिकों के द्वारा जीवन के अस्तित्व में आ जाने के तुरंत बाद का काल पैलियोजिक काल कहा गया। क्या कह रहा है कि भूवैज्ञानिक द्वारा जीवन के अस्तित्व आ जाए, उसके तुरंत बाद का जो काल था उसे पैलियोजिक यानी 570 से 250 मिलियन वर्ष पूर्व का। इसके अंतर्गत कई विभिन्न काल थे, जैसे कैम्ब्रियन काल, व्यापक स्तर पर बहुकोशिकीय जीव की उत्पत्ति आरंभ हुई। घोंगा, मूंगा, प्रोटोजोआ उत्पन्न हुए कैम्ब्रियन काल में। आर्डोविशियन काल,
आदिकालीन जीवन धरती पर प्रकट हुए। यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। महासागरों में मेरुदंड वाले जीव उत्पन्न हुए जो बहुत सी मछलियों के पूर्ववर्ती थे अर्धविशीन काल में। सिल्वियन काल, प्रथम पौधे और कीट धरती पर उत्पन्न हुए। सार्क, वॉनिफेस और बिच्छू सिल्वियन काल के अंदर पैदा हुए। डिवोनियन काल, जिसे 408 से 360 मिलियन वर्ष पूर्व है, मकड़ी, कीट और उभयचर जीव उत्पन्न हुए। अब देखिए डिवोनियन काल के अंदर जो है उभयचर जीवों का आगमन हो जाता है। कार्बोनिफेरस काल, ये प्रथम वास्तविक सरीसृप आए। इसके अंदर कौन आ गए? सरीसृप, और कोयले का बनना भी आरंभ हुआ। परमियम काल, यह काल बहुत से जीवनों के विध्वंस का काल था। इसमें सामूहिक विलुप्तीकरण हुआ और तब तक उत्पन्न 90% जीव मृत हो चुके, यानी अब तक जो जितने जीव उत्पन्न हुए उसमें 90% जीव मृत हो चुके थे, इसलिए इसे विध्वंस काल कहते हैं। परंतु इससे बड़े स्तर के विध्वंस से बड़े पाल की तरह के पंखों वाले सरीसृपों का उदय हुआ। अब क्या हुआ? अब तक तो रैंक कर चलने वाले जीव थे, अब पंखों वाले सरीसृपों का उदय जो है हो गया। मेसोजोइक काल, ये समय का यह समूह मेसोजोइक काल कहलाया और पुनः इसके भी कई उपविभाजन हुए। किसके? मेसोजोइक के, जैसे ट्रायसिक काल। साइकेड्स यानी उष्णकटिबंधीय वृक्ष जैसे पाम वृक्ष उत्पन्न हुए। छोटे डायनासोरों की उत्पत्ति इस ट्रियासिक काल के अंदर उत्पन्न हुई। प्रथम कछुए, छिपकलियां और स्तनपायी भी ट्रायसिक काल के अंदर उत्पन्न हुए। जूरेसिक काल, आपको उस मशहूर फिल्म की याद आ गई होगी। यही समय था जब विशालकाय डायनासोर, उड़ने वाले पेट्रोसोर, प्रथम समुद्री फैनी, मेंढक और जानवर की तरह की छिपकली इस काल के अंदर जो है पैदा हुई। फिर है क्रिस्टेशियस काल, 138 से 65 मिलियन वर्ष पूर्व का काल, बहुत महत्वपूर्ण काल है। इस समय डायनासोरों का पृथ्वी पर प्रभुत्व था, डायनासोर काल भी इसको कह सकते हैं। खिलने वाले प्रथम पौधा, सर्प, आधुनिक मछलियों की उत्पत्ति हुई। इस काल की समाप्ति तक डायनासोरों की समाप्ति भी हो चुकी थी। इन डायनासोरों का काल था, समय था, परंतु इस जब जैसे जैसे काल समाप्ति की ओर आया, डायनासोर भी समाप्त हो गए। संभवतः पृथ्वी पर एक छोटे से ग्रह के आघात का प्रभाव था, जिसके परिणाम स्वरूप मलबा बना। सेंजोइक काल, इसको हमने कालों में विभक्त किया है। इनके उप समूह को इपोक या युगांतर कहते हैं। किसके? सेनोजोइक के काल के। जिसमें जैसे तृतीय काल इपोक, जिसे हम प्लाकोसीन इपोक यानी 65 से 55.5 मिलियन वर्ष पूर्व का है, इसे हम प्लाकोसीन इपोक कहते हैं। इसकी इपोक क्या है? सेनोजोइक काल को उप समूह में विभाजित किया गया, जिसे हम युग कहते हैं, युगांतर कहते हैं। स्तनियों को पृथ्वी उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। अब पृथ्वी तो बन चुकी, अब क्या आगे? स्तनी, वो उत्तराधिकार में। आदिकालीन स्तनपायियों में से प्रमुख मार्सुपियल्स, इंसेक्टिवोरस, लेमुराइड, क्रियोडोन्ट्स यानी सभी कुत्ते और बिल्लियों के मांसाहारी पूर्वज हैं। खुर वाले प्रारंभिक जानवर इस प्लाकोसीन इपोक के अंदर पैदा हुए। इयोसीन यानी 55.7 से 33.7 मिलियन वर्ष पूर्व, घोड़ों और ऊंट के आकारों के इनके पूर्वज अन्य आधुनिक समूह जैसे चमगादड़, प्राइमेट यानी नर वानर, गिलहरी की तरह के तीखे दांत वाले जानवर यूरोप और उत्तरी अमेरिका में इस इयोसीन इपोक के अंदर पैदा हुए। ओलिगोसीन इपोक जो 33.7 से 23.8 मिलियन वर्ष पूर्व है, हाथी, बिल्लियां, कुत्ते, बंदर, बड़े वनमानसों ने अपनी प्रथम उपस्थिति दर्ज कराई। देखिए, बड़े वनमानसों ने, और घासों की भी उत्पत्ति ओलिगोसीन इपोक के अंदर हुई। मायोसीन इपोक 23.8 से 5.3 मिलियन वर्ष पूर्व, यही वह काल था जब व्यापक स्तर पर विश्व ने ठंडा होना शुरू कर दिया। अंटार्कटिक में चट्टानें बनी, प्रथम टैकून और बिजल की उत्पत्ति हुई। अफ्रीका और दक्षिण यूरोप में विशालकाय वानरों का जन्म हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गए? वानरों का जन्म हुआ। पहले होमिनिड, दो पैरों पर खड़ा होने वाला नर वानर, जो कि हमारे पूर्वज हैं। तो यानी वानर, और वानरों में भी होमिनिड बना जो दो पैरों पर खड़ा हो सकता है, उसकी उत्पत्ति इस काल के अंदर हुई। प्लियोसीन इपोक 5.3 से 1.8 मिलियन वर्ष, पृथ्वी का वातावरण ठंडा, सूखा, स्तनपायियों ने स्थलीय जीवन के रूप में स्वयं को स्थापित। इसी काल के दौरान नर वानरों
के एक समूह में तेजी से विकास हुआ। बहुत गौर से करने वाली बात है कि नर बानर के समूह का एक तेजी से विकास हुआ और इसमें एक प्रजाति उत्पन्न हुई जो कि आधुनिक मानव के सीधे पूर्वज के रूप में जाने जाते हैं। चतुर्थ युगीन काल जो 1.8 मिलियन वर्ष से आज तक का, या जैसे प्लीटोसिन इपॉक जो 1.8 मिलियन वर्ष से 8000 वर्ष पूर्व तक का है। यह काल हाल ही के हिमयुग की उत्पत्ति का था और पृथ्वी के 1/4 से अधिक भूभाग पर ग्लेशियर फैले हुए थे। मानव ने इस हिमयुग का लाभ उठाया और जिसका संबंध उसके प्रवास शुरुआत के लिए महासागरों में जमे ठोस बर्फ से जुड़े हुए भूभाग से है। हेलोसिन इपॉक जो 8000 वर्ष से और अभी जो वर्तमान तक का काल है, इसमें प्रथम आधुनिक मानव उत्पन्न हुआ। कई मिलियन वर्ष पूर्व के जीवन का यह कैलेंडर जो संबंध बताता है उसे कभी कभी मानव इतिहास के साथ मिला पाना मुश्किल लगता है, जो सिर्फ कुछ ही हजार साल पुराना है। प्रकृति के जानकार डेविड एटनबरो ने अपनी पुस्तक लाइफ ऑन अर्थ में एक उपयोगी वर्ष का कैलेंडर प्रस्तावित किया है जो कि जीवन के आरंभ से वर्तमान तक है, जिसमें एक दिन बराबर 10 मिलियन वर्ष होता है। वो क्या कह रहा है कि एक दिन बराबर 10 मिलियन वर्ष जो इनका कैलेंडर है उसके अनुसार। ऐसे कैलेंडर में मानव 31 सितंबर तक उत्पन्न ही नहीं हुआ था, यानी 1 जनवरी से 31 सितंबर तक, और एक दिन बराबर 10 मिलियन वर्ष उत्पन्न हुआ। परंतु 31 सितंबर तक मानव की उत्पत्ति के साथ चीजों ने बहुत तेजी से घूमना आरंभ